हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल आप सबके। 7 मिनट्स केमिस्ट्री की इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस, इसके बारे में, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बारे में, सिस ट्रांस के बारे में, इजेड सिस्टम के बारे में और इजेड सिस्टम विद नॉमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएसी के साथ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एक छोटा सा सेगमेंट अपना है। तो आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन ये क्लास अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट कर लिया तो समझ लेना कि आपने एक मास्टर क्लास कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक छोटा सा भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, थियरीज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए सबसे लास्ट पॉइंट पे जब जाएंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में अभी तक पूछे गए हैं, साथ ही कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो किसी एग्जाम में तो नहीं आए हैं, लेकिन उनको सीख करके, समझ करके हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, देर किस बात की, बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम प्यार से, स्मूथ तरीके से पढ़ना है, सीखना है, समझना है, थोड़ा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठना है। जिस प्रिपरेशन में आप निकले हैं, जिस सफ़र के लिए आप निकले हुए हैं, उस सफ़र की सबसे बड़ी जो अहम बात है वो यही है कि जिसके पास पेशेंस होगा वही अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेगा और 100% पहुंचेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो पहले एक अच्छा सा कोई नोटबुक ले लीजिए या जिसमें आप पहले से आइसोमेरिज्म अपना लिख रहे हो वो ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए अपना खूबसूरत सा दिमाग लेकर के और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से, सिर्फ ऐसे देख लेने से वीडियोस अपना काम नहीं होगा बच्चा, है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना पड़ेगा। जहां जरूरत हो, कोई क्वेश्चन मैं बताऊं, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊं, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको आसान करने के लिए और पूरी की पूरी केमिस्ट्री से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफ़र पे निकला हूँ। आप जितना बेहतर तरीके से हमारा साथ देंगे उतना ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कंप्लीट केमिस्ट्री आसान होती चली जाएगी। इस आपके चैनल पे, 7 मिनट्स केमिस्ट्री चैनल पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो लेक्चर फ्री में मिल जाएगा, वो भी A1 क्लास का। इन जितने भी आपको इस सीरीज में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और सारे के सारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप जिस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन पहुंचा चुके होंगे कि आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है फिर उसके बाद। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में छोटी छोटी बातों से हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अपने यहाँ लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, दे आर इंटरकन्वर्टेबल ओनली बाय क्लीविंग द पाई बॉन्ड। मैं आपको हर एक बात, छोटी छोटी बात भी डिटेल में समझाऊंगा। Two configurational isomers can be geometrical isomer only if they are different spatial distance between the atoms or groups। और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, isomers which arise due to the restricted rotation system। restricted rotation system क्या होता है? This is present in double bond and in ring। तो आइए थोड़ा सा मगजमारी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को आसान करता हूँ आपके लिए, ठीक है। आइए देखिए, देखो बेटा, अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं डिस्कस करना हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या और आया कहाँ से, तो बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट से आपको डिस्कस करके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल टर्म किससे मिलके बना है? ज्योमेट्री से मिलके बना है। और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, आपको डायमेंशंस, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यही मतलब होता है ज्योमेट्री का। सही बात है ना? ठीक है। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है और यहां पर 3 बॉन्ड कार्बन के, यहां पर भी 3 बॉन्ड कार्बन के जुड़े हुए हैं। हम देख सकते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं और चूंकि ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है तो हम इन दोनों कार्बन को बहुत आसानी से इजीली रोटेट कर करके इन्फिनाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। और इस वजह से बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी जो आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया है उसका नाम क्या है? कन्फर्मर्स या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे मान लेते हैं वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक ये है और एक वुडन ब्लॉक हमारे पास ये हो गया, और इन दोनों वुडन ब्लॉक्स को हम लोगों ने ऐसे एक पिन लगा करके आपस में कनेक्ट करा दिया है, ऐसे कनेक्ट करा दिया है। तो अब ये डबल बॉन्ड सरीखा कुछ हो गया। अगर मैं सच में बोलूं कि बेटा लकड़ी के दो टुकड़ों को ऐसे मैंने दोनों तरफ से पिन लगा के कनेक्ट करा दिया है, तो जाहिर सी बात है अब अगर मैं उनको रोटेट कराऊं तो वो एक लेवल तक, एक एंगल तक ही रोटेट कर पाएंगे, एक डिग्री तक ही रोटेट कर पाएंगे, उसके बाद उनका फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब अब उनका जो रोटेशन था, जो मूवमेंट था, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, उसकी बाउंड्रीज आ गई, उसकी लिमिटेशंस आ गई। और यहीं पर चूंकि हम ये कह सकते हैं, देख सकते हैं कि अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल होता है। अब इससे क्या मिलता है, आइए छोटी छोटी बातें और करते हैं। मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ लिखा हुआ है CH3, और यहाँ लिखा हुआ है H, यहाँ लिखा हुआ है CH3, और यहाँ लिखा हुआ है H। सही है। एक दूसरा हमारे पास कंपाउंड है और यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 इधर, और हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर। बच्चों मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों का ना IUPAC नेम बताइए, तो आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से आप इनका नाम रख देंगे ब्यूट टू इन, यही नाम पड़ेगा। इसका नाम रखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका भी नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। जब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इन दोनों का IUPAC नेम तो सेम है। बेटा अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कराया था, तो हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप में मैंने आपको बताया था कि बच्चा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा उसमें IUPAC नेम मस्ट बी डिफरेंट। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं क्या है, अभी IUPAC नेम दोनों केसेस में सेम है। अब मैं देखना चाहता हूं यहां पर IUPAC नेम तो सेम हो गया है ना, और यहां पर प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम RRS। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम RRS। अब मुझे बताओ कोई भी सिमिलर ग्रुप ले लो, सपोज दैट ये CH3 आपने ले लिया, CH3 ले लिया, और इन दोनों CH3 के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया, L1 मान लिया, और यहां पर ये CH3 और ये CH3 ले लिया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया, L2 मान लिया। जब ये बेटा 3D में अरेंज होंगे, जब ये 3D में अरेंज होंगे या एज पर दी हाइब्रिडाइजेशन या आउटकम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर दोनों का ट्राइगोनल प्लेनर है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर के हिसाब से ये अपने आप को 3D में अरेंज करेंगे या स्पेस में अरेंज करेंगे। सही बात है ना। जब ये इस तरह का अरेंजमेंट रखेंगे तब हम ऐसा पाएंगे कि ये CH3 और इस CH3 के बीच की जो दूरी होगी, जो हमें ऐसे ऊपर से दिखाई देगी, इसे हम एरियल डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा, एरियल डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं कि L1 इज द एरियल डिस्टेंस इन दिस स्ट्रक्चर एंड L2 इज द एरियल डिस्टेंस इन दिस स्ट्रक्चर, तो मैं आपसे कहूं बेटा क्या L1 L2 आपस में इक्वल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहां पर क्या है, L2 इज मोर देन L1, या दूसरे टर्म में आप बोलें कि L2 इज नॉट इक्वल टू L1, दोनों बातें कह सकते हैं। तो आपने दो चीजें देखी बेटा, एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का प्रेजेंट होना, दूसरा एरियल डिस्टेंस का डिफरेंट होना या एरियल डिस्टेंस का अलग अलग होना। और यही दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं किसी भी स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पाए जाने के लिए। कहने का मतलब अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है तो उसे अपने पास दो चीजें रखनी होंगी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम रखना पड़ेगा और दूसरा रखना पड़ेगा डिफरेंट एरियल डिस्टेंसेस। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर फुलफिल नहीं होती है बच्चा, तो आप कह दीजिएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज आपने क्या देखा, या किसी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप एक और चीज पाएंगे, वो ये होगा कि IUPAC नेम मस्ट बी सेम। IUPAC नेम यहां डिफरेंट नहीं होगा,
IUPAC नेम वाज डिफरेंट इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म जिसे हम लोग कहते थे। अब बेटा एक और चीज समझिएगा इसमें, मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन आपने थोड़ा सा इसे घुमाया, चूंकि मैंने कहा ये थोड़ा ही घूमेगा, तो ये घूम के थोड़ा सा देखो CH3 इधर आ गया, H वहीं रह गया, सही बात है। अब फ्री रोटेशन तो पॉसिबल है नहीं कि घूम के वहीं फिर से आ जाए, फ्री रोटेशन होता तो घूम के फिर से वहीं आ जाता, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनताते। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को, सब बहुत फंडामेंटल बातें हैं, खूब ध्यान से सुनो, खूब ध्यान से, एकदम टॉपिक को एंजॉय करो, है ना, खो जाओ उसमें, आराम से एक बात सुनो, सीखो, समझो, खूब दिल खोल के समझो, क्योंकि आप इस क्लास में आ गए हो तो यहां पर सोचने की बहुत आजादी है। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कन्फर्मेशनल आइसोमर के दो पार्ट को, जैसे मान लो कि कोई भी दो एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, कभी भी आप इक्लिप्स को स्टैगर्ड से, स्टैगर्ड को इक्लिप्स से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आपस में रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब चूंकि ये रूम टेम्परेचर पर ही इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो जाहिर सी बात है इनको सेपरेट आउट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन सिस और ट्रांस की अगर बात करें बेटा, तो सिस ट्रांस में, ट्रांस सिस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। सिस की अपनी आइडेंटिटी है, ट्रांस की अपनी आइडेंटिटी है। सिस का अपना यूज है, अपने एप्लीकेशंस हैं, ट्रांस का अपना यूज है, अपने एप्लीकेशंस हैं। सिस और ट्रांस कई सारे मायनों में अलग अलग हैं और आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सोलिबिलिटी या फिर थर्मल स्टेबिलिटी या फिर जो भी डिस्कशंस हैं हम इनके बारे में आगे चल के करेंगे, या डायपोल मोमेंट। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रॉपर्टीज में एकदम डिफरेंट हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हैं, इवन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। सिस किसी से रिएक्शन करता है तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देगा और ट्रांस किसी से रिएक्शन करेगा तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम दोनों में पाया जाना मस्ट है और एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है और IUPAC नेम सेम है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पहला पॉइंट आपका क्या लिखा है बेटा, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर बेसिकली कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, and configurational isomerism they are interconvertible only by cleaving the pi bond। अब मुझे बताओ बेटा, मैं सिग्मा को सिस को ट्रांस में, अगर अभी आपको तो नहीं पता, जैसे मैंने कहा ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस कहलाएंगे, या दोनों ग्रुप सेम ऑपोजिट साइड हो गए तो ट्रांस कहलाएंगे। अगर मैं सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना चाहूं तो चूंकि बेटा यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है और इसके अराउंड फ्री रोटेशन हो नहीं पाएगा, तो जब तक मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर दूंगा, तोड़ नहीं दूंगा, जब तक इस डबल बॉन्ड को मैं तोड़ नहीं दूंगा बेटा, सिस को मैं ट्रांस में नहीं बदल सकता हूं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के ही पार्ट हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब हम पाई बॉन्ड को क्लीव करें, ब्रेक करें, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। आइए, two configurational isomers can be geometrical isomerism only if they have different spatial distance between the atoms or groups। और मैंने अभी आपको यही समझाया बेटा, यही चीज बताई कि यहां पर हमें क्या देखना है कि डिफरेंट एरियल डिस्टेंस होनी चाहिए या स्पेशियल डिस्टेंस, ये दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब आते हैं कंडीशंस पर। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम शुड बी प्रेजेंट, एंड सेकेंड पॉइंट इज, अभी क्या बताया मैंने आपसे, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस। तो बेटा ध्यान रखना है कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए। एरियल डिस्टेंस जैसे मान लो एक में L1 है, दूसरे में L2 है, तो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट आपको दिखेगी, है ना, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखा, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड लगा है तो पक्का ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का पार्ट है। और ये दोनों कार्बन क्या कहलाएंगे, ये दोनों कार्बन कहलाएंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट कहलाएंगे। क्लियर, ये कार्बन भी क्या कहलाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। तो ये जो दोनों कार्बन हैं जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, इन दोनों कार्बन पर बच्चा
अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। इससे जुड़े ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इससे इस कार्बन से भी जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप ये इधर इधर सेम हो सकते हैं। जैसे इसके पास क्लोरीन है तो इसके पास भी क्लोरीन हो सकता है, लेकिन इस कार्बन के पास दोनों क्लोरीन नहीं हो सकते, दोनों हाइड्रोजन नहीं हो सकते, दोनों मिथाइल नहीं हो सकते। कुल मिला के दोनों के दोनों वैलेंसीज पर दो सेम ग्रुप या एटम बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है बेटा, आसान हो रहा है। आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल यही हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सबसे पहले अब आप इसको ऐसे बना दीजिए। अब आप ऐसे देखिए, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास दो वैलेंसी खाली हैं, तो इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। अब आइए दूसरे पर, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप ये भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर 4 वैलेंसीज बना दी। यहां पर लिख दिया बेटा हम लोगों ने CH3 लिख दिया, यहां पर हाइड्रोजन लिख दिया, यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजन लिख दिया, यहां पर CH3 लिख दिया। अब आपसे कोई पूछे बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या बताओगे? देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेम ग्रुप CH3 और CH3 इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्या है? कोई L1 मान लो, और इसकी पैरेलल दूसरी स्ट्रक्चर बना लीजिए। और उसमें कैसे बनाएंगे हम लोग? यहां पर CH3H है तो CH3H लिखा रहने दीजिए, यहां पर इसको चेंज कर दीजिए, ऊपर CH3 कर दीजिए, नीचे H कर दीजिए। फिर सेम ग्रुप ले लीजिए CH3 एंड CH3 और इनके बीच की डिस्टेंस आप कितना मानेंगे? ये हो जाएगी L2। तो आप बोलेंगे L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। आगे बात समझ में? तो यही लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। जब ऐसा होगा तभी जाकर के दो स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, या फिर वो स्टीरियो आइसोमर्स भी कहला सकते हैं, या फिर सिस्ट्रांस आइसोमर्स भी कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये फंडामेंटल्स आपको ध्यान से समझ के रखना है। आइए अब, चूंकि मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का प्रेजेंट होना, तभी तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट आएगी, तभी तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगी, तभी तो एरियल डिस्टेंस आएगी, और जब एरियल लेंथ एरियल डिस्टेंस अलग अलग आएगी तभी जाकर के सारी कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी जाकर के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले हम लोग जितने भी वेराइटी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो सकते हैं सबका 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। सही है, आई करते हैं। सबसे पहला क्या है एग्जांपल? एल्कीन। एल्कीन के केस में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है कि नहीं है? आप बोल दो जहां जहां डबल बॉन्ड वहां वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, ऐसा बोल के एकदम से निश्चिंत हो जाओ कि मैंने सही बात बोल दी है। जहां जहां डबल बॉन्ड वहां वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। जरूरी नहीं है वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही हो, वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, या वो किसी और एटम के बीच में भी हो सकता है, बट ऐसा प्रेजेंट होना मस्ट है। अब यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसे मैं क्या बोलूंगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और इस कार्बन को और इस कार्बन को क्या बोलूंगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। अब मैं बोलूंगा अगर ये कार्बन एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है तो क्या इससे जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं? हाँ बिल्कुल, ए और बी आपस में डिफरेंट हैं। इधर भी अगर ये कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट का एग्जांपल है, इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या डिफरेंट हैं? हाँ, ए और बी आपस में डिफरेंट हैं। तो अगर इन कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है बेटा तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सही बात है, समझ में आ गई बात? आइए कुछ एग्जांपल हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, और ये सब आपके एग्जाम जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना? आइए के करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप मुझे बताइए इसमें ये कंपाउंड एल्कीन क्यों है?
तो आप बोलेंगे एल्कीन की पहचान है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पाया जाना। तो मैं बोलूंगा एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। सही बात है। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब इसके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट है। आप बोलेंगे बिल्कुल प्रेजेंट है। मैं बोलूंगा फिर तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट भी प्रेजेंट होगी। आप बोलेंगे हाँ, ये वाला कार्बन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट ही तो है। ये वाला कार्बन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट ही तो है। बिल्कुल सही बात है। फिर आपने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मैं बोलूंगा लेकिन इस कार्बन से तो दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये जीआईसो नहीं कर सकता है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पहली बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? दूसरे में चलें। फिर बताइए, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है। अगर बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और ये कार्बन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। और इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम। जबकि हमें कैसे ग्रुप चाहिए थे, डिफरेंट ग्रुप चाहिए थे, लेकिन इसके पास डिफरेंट ग्रुप नहीं है। अब आइए इस कार्बन की बात कर लेते हैं। देखिए इस कार्बन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस कार्बन को बेटा आप ऐसे बीच से ऐसे दो पार्ट में कट कर दिया करो, ऐसे सीधा सीधा लाइन ऐसे चलानी है, कट करना है। डबल बॉन्ड से ऐसे होते हुए, पाई बॉन्ड से ऐसे होते हुए कट कर दो। फिर बताओ एक तरफ देखो क्या पार्ट है, ये पार्ट है, और एक तरफ क्या पार्ट है, ये पार्ट है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है अलग है और ये अलग ग्रुप है। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, दोनों पार्ट ही अलग अलग हैं। तो इधर कार्बन से कोई टेंशन नहीं थी हमें। इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, लेकिन इस कार्बन से दोनों ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं। जबकि हमें हर एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट पर दो डिफरेंट ग्रुप चाहिए थे, जो कि इसमें नहीं हो पाया, ये फेल हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगले पे चलते हैं। अगेन बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट देखो, ये है सिस्टम, ये है, और ये कार्बन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। इससे जुड़ा है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो इसने इधर की चेक पोस्ट कर ली क्लियर। मजा आ गया, इधर समझ में आ गया। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से दोनों ग्रुप कौन कौन से जुड़े हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बताना थोड़ा मुश्किल है, डर भी इसी तरह के क्वेश्चन में लगता है। तो हम क्या करें, इसी पाई बॉन्ड के बीच से होते हुए एक सीधी ऐसे आरी चलाइए, चाकू चलाइए, नाइफ चलाइए, है ना, और काट दीजिए पूरे स्ट्रक्चर को दो पार्ट में। जैसे ही काटेंगे आप देखेंगे कि देखो ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। चूंकि दोनों ग्रुप इसमें जो जुड़े हुए हैं वो क्या हो गए, डिफरेंट हैं। तो इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं, इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आया मजा, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, कोई डर तो नहीं लग रहा है। अगला और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर अगेन बेटा ये क्या है आपका, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। इस कार्बन से दो यहां पर ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों डिफरेंट हैं। इधर की चेक पोस्ट इसने क्लियर कर लिया। आते हैं इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन को हम ऐसे बीच से कट करेंगे। जब ये कट करेंगे तो यहां पर जो CH3 लगा था बेटा, वो भी बीच से ऐसे दो पार्ट में कट गया। आप सोचिए ना, जिस पर आप ऐसे चला रहे थे, नाइफ चला रहे थे, कट कर रहे थे, क्लिप कर रहे थे, तो वहां पे जो भी ग्रुप लगेगा वो भी सीधा सीधा दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ऐसा समझना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाता और आप उधर से ही उसी एक्सिस से, उसी प्लेन में, उसी डायरेक्शन में जा आगे बढ़ रहे हैं, तो बोल दीजिएगा ये भी दो पार्ट में कट गया। अब मुझे बताओ इधर क्या बचा, ये बचा, और इधर भी क्या बचा, ये बचा। क्या ये दोनों आपस में सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। इस वजह से इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे, सेम कहलाएंगे। और अब इधर से ये फेल हो गया, इधर की चेक पोस्ट क्लियर नहीं कर पाया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्योंकि हमें बताया गया था कि जितने भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट हो, हर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट पर डिफरेंट ग्रुप या एटम कनेक्टेड होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए ये फेल हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े हैं बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड में ही अभी हमारा दूसरा एग्जांपल है ऑक्साइम। आइए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और ऑक्साइम के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। आखिर ऑक्साइम की उत्पत्ति कहां से हुई, पैदा कहां से हुआ, इसकी बात करना कहां से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। देखिए, कंडीशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑक्साइम समझ लीजिए। ऑक्साइम बनता है बेटा एक्चुअल में एल्डिहाइड एंड कीटोन से। कहां से बनेगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन
जब रिएक्शन करते हैं NH2OH से तब जा करके यहाँ पर कोई एसिडिक मीडियम थोड़ा सा हम ले लेंगे। अब कैसे बनता है वो आपको कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आपको क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर जो बन जाता है वो बन जाता है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और नाइट्रोजन के पास रह जाता है एक लोन पेयर। ये जो पार्ट है यही आपका कहलाता है ऑक्साइम का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो अपना एक बहुत ही फंडामेंटल बात हो गई या कॉमन डिस्कशन हो गया। अब इसमें पहला पार्ट रहिए, देखिए मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे RCHO, ऐसे तो करोगे। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, बहुत प्यार से समझो, है ना। बाद में मन करे तो वीडियो को 1.5x पे चला के देख लेना। और हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, NH2OH से कराई, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, ठीक, इधर H लिखा ही रहेगा और इधर क्या लग जाएगा OH और नाइट्रोजन के पास क्या रहेगा, एक लोन पेयर। क्लियर है, ये बन जाएगा, सही है बेटा। देखो एक स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगी और दूसरी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, एंड R ऐसे ही लगा रहेगा, C ऐसे ही रहेगा, H ऐसे ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, नाइट्रोजन अपनी ही पोजीशन पे मुस्तैदी से जमा रहेगा, OH नीचे आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा और लोन पेयर ऊपर चला जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये एल्डिहाइड है और ये ऑक्साइम है, ये ऑक्साइम है, लेकिन ये ऑक्साइम किससे बना बेटा, एल्डिहाइड से बना, तो इसका नाम पड़ेगा एल्डोक्साइम। क्या नाम पड़ेगा, एल्डोक्साइम। इसका भी नाम क्या पड़ेगा, एल्डोक्साइम, ये नाम पड़ेगा इसका, एल्डोक्साइम। क्लियर। तो एल्डिहाइड से जो ऑक्साइम बनते हैं उनके नाम पड़ गए एल्डोक्साइम। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि यहां पर C डबल बॉन्ड N है, तो आप बोलेंगे हाँ, C डबल बॉन्ड N का पाया जाना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैं बोलूंगा कोई भी ग्रुप ले लो या H और OH ले लो, H और OH इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे L1 है। फिर मैं बोलूंगा यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, अगेन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन, बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। और कंडीशन क्या है कि दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट से जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। और ऐसी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अगर इस हाइड्रोजन और इस OH के बीच की डिस्टेंस बताऊं तो कितनी आएगी, L2। तो मैं कहूंगा कि L1 इज ग्रेटर देन L2, तो एरियल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम एंड एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। अब इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरह से बेटा अगर हम कीटोन के बारे में बात करें तो कीटोन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCOR-, ये सेकेंड हो गया। अब कीटोन की बात करेंगे बेटा तो कीटोन इज रिप्रेजेंटेड बाय RCOR-, और अगर हम इसकी रिएक्शन NH2OH से कराएंगे तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और इधर लग जाएगा लोन पेयर और यहाँ पर R- रहेगा। इसका दूसरा सेगमेंट बनाऊं तो H, यहाँ पर जो OH और लोन पेयर है ये अपनी पोजीशन स्विच कर लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा R C, इधर R- डबल बॉन्ड N लोन पेयर एंड OH, है ना। अगेन आपको किसी से भी आप ले लीजिए, आप R से भी OH ले सकते हैं, आप R- से भी OH के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको एरियल डिस्टेंस देखनी है तो R का OH के साथ मान लीजिए मैंने देखा तो मैं इसे L1 बोलूंगा। अगेन यहाँ भी R और OH के बीच में ही देखना पड़ेगा, तो ये L2 हो जाएगा। चूंकि L1 इज नॉट इक्वल टू L2 तो ये हमारी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो गई, तो ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसे सिस और ट्रांस नहीं बोलते बेटा, इसे सिन और एंटी बोलते हैं, जो आगे चल करके हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आसानी से कवर करेंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको दोबारा से इस चीज को समझाऊंगा।
आते हैं नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अराउंड डबल बॉन्ड का नेक्स्ट एग्जांपल एजो कंपाउंड है। एजो कंपाउंड आप सब जानते हैं, एन डबल बॉन्ड एन, एक सिंगल बॉन्ड इसके पास, एक सिंगल बॉन्ड इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास। तो यहां हम कह सकते हैं देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो गया है ना, और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट हो गई, और यहां पर जुड़े हुए ग्रुप हो गए। तो यहां पर भी चूंकि डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो एजो कंपाउंड्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिल सकता है। अब बस कंडीशन देखते रहिए, पहली आपकी एल्कीन हो गई, दूसरा ऑक्साइम हो गया, तीसरा एजो हो गया, चौथे की तरफ मूव करते हैं। अब द नेक्स्ट वन इज साइक्लोएल्केन्स, और कंडीशन क्या है? कंडीशन है साइक्लोएल्केन्स हैविंग एटलीस्ट 2 कार्बन विद 2 डिफरेंट ग्रुप आर एटम्स। देखो एक तरफ से चलते हैं, सबसे कम कार्बन की साइक्लोएल्केन दैट विल बी साइक्लोप्रोपेन, उससे थोड़े ज्यादा कार्बन की साइक्लोब्यूटेन, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोपेंटेन, नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सेन, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, ये सब साइक्लोएल्केन है। साइक्लोएल्केन आपको याद हो तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको बताया था मैंने। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के समय बेटा आपको समझाया था कि अगर मुझे किसी ओपन चेन से रिंग बनानी हो तो एक पाई बॉन्ड को शहीद करना पड़ता है। सही है, और मुझे पता है ये रिंग में किसी भी 2 कार्बन को अगर पकड़ के मैं रोटेट कराना चाहूं तो फ्री रोटेशन तो नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है साइक्लोएल्केन में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का ही एग्जाम्पल बन गया। अब इसमें क्या शर्त है, क्या होनी चाहिए? कम से कम 2 कार्बन के पास, इस रिंग के किसी भी 2 कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप जब तक नहीं होंगे ये डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं शो कर पाएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। अब यहां पर मान लेते हैं एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और इस कार्बन से यहां जुड़ा हुआ है CH3 और यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इसी तरह से इस कार्बन से यहां जुड़ा हुआ है CH3 और यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसकी बात कर लेते हैं, जैसे मान लो यहां जुड़ा हुआ है मिथाइल, यहां जुड़ा है हाइड्रोजन, यहां जुड़ा है मिथाइल और यहां भी जुड़ा है मिथाइल। तो आप क्या बोलेंगे कि देखो ये साइक्लोएल्केन है, इसका एक कार्बन ये है, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, चेक पोस्ट क्लियर। ये दूसरा कार्बन है जिससे दोनों जुड़े हुए ग्रुप क्या हैं, सेम है, चेक पोस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो ये GI नहीं शो करेगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन बेटा अगर मान लेते हैं कि इस वाले से इस कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन से भी एक मिथाइल जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, तो आप बोलेंगे देखो इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, तो ये GI शो करेगा। आगे बात समझ में? इस पे चलिए, और यहाँ देखिए मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, और यहाँ पर पड़ोस में देखिए हमने यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। तो आप बोलेंगे देखो ये था साइक्लोएल्केन, इसके एक कार्बन पे जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट थे, एक और कार्बन इसके पास ऐसा था जिससे जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट थे। तो साइक्लोएल्केन में कम से कम 2 कार्बन ऐसे आपको चाहिए जिनसे जुड़े हुए 2 ग्रुप डिफरेंट हो, तभी वो शो कर पाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की बात कर ली, मान लो हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दिया ब्रोमीन, यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन, तो आप बोलेंगे देखो इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डन हो गया है ना। अब मैं ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल बता दिए आपको, अब मैं इसको हटा रहा हूँ और थोड़ा सा आपको ये जो पहली स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लेते हैं बेटा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये जो दोनों बॉन्ड हैं ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसे बने हुए हैं। सॉलिड लाइन पे बना देता हूँ मैं इसको, है ना, सॉलिड लाइन पे बना देता हूँ। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, CH3 है ना, मिथाइल है, तो मैंने यहाँ पर मिथाइल जोड़ दिया, और यहाँ पर भी मैंने सॉलिड बॉन्ड ही बनाया और इससे भी हमने एक मिथाइल जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया, मिथाइल जोड़ दिया। ठीक है, डन, समझ में आ गई बात, ये कर दिया।
अब मुझे बताओ, अगर इस कार्बन के, देखो इस कार्बन से एक बॉन्ड से मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से ये जुड़ा है, एक बॉन्ड से ये जुड़ा है, यानी कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी अभी पूरी नहीं है, एक वैलेंसी फ्री है, और वो छुपा हुआ कौन है, हाइड्रोजन। तो अगर ये मिथाइल सॉलिड लाइन पे है बेटा, तो फिर डैश लाइन पे क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, और यहां पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रही बात। और अगर मुझे इसे सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़े तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखिए, इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पर देखूंगा दोनों मिथाइल हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, दोनों मिथाइल नीचे और 2 हाइड्रोजन ऊपर। आगे बात समझ में। तो ऐसा बना हो, हर चीज जानते समझते रहिए, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्यों कैसे बनाई गई है। सही बात है, क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए कुछ अदर एग्जांपल करते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सेन है, तो सबसे पहले आप यही देखा करिए कि क्या कंपाउंड साइक्लोएल्केन है, तो हाँ है। साइक्लोएल्केन की कंडीशन क्या समझाई कि 2 कार्बन शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप आर एटम्स। तो एक कार्बन तो ये हो गया जिससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो जाहिर सी बात इसके पास एक और क्या है, हाइड्रोजन। इसी तरह से एक कार्बन ये हो गया जिससे एक क्या जुड़ा है, CH3, तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो यहां पर 2 कार्बन विद 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, इस वजह से ये GISO करेगा, तो ये GISO करेगा। ठीक है, ये बात हो गई, समझ में आ गई बात सबको अच्छे से। ठीक है, तो ये लिख देंगे GISO करेगा। चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए यहां पर भी साइक्लोएल्केन है, साइक्लोब्यूटेन है बेसिकली, इसके एक कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, इसके इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, तो ये GISO करेगा। ये देखिए यहां पर ये साइक्लोब्यूटेन, यहां पर देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, तो ये GISO करेगा। तो साइक्लोएल्केन का केस बहुत होता है इजी, है ना, अगर आपने समझ लिया अब आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम इन साइक्लोएल्कीन में हम लोग आ जाते हैं। यहां की शर्त है बेटा कि विद एटलीस्ट 8 कार्बन इन द रिंग। अब कम से कम 8 कार्बन चाहिए, तो पहले बात को समझें। मान लीजिए आपके पास है एक स्ट्रक्चर ऐसे, तो ये GISO नहीं करेगा। ये साइक्लोएल्कीन तो है लेकिन टोटल 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अगर 4 कार्बन है ऐसे और यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा है, तो आप बोलेंगे 4 कार्बन इसलिए GISO नहीं करेगा। फिर आप बोलेंगे अगर आपके पास 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड लगा है, तो आप बोलेंगे चूंकि इसमें 5 कार्बन है और कंडीशन ये कहती है कि कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए, तो GISO नहीं करेगा। और अगर आपके पास 6 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड लगा है, तो आप बोलेंगे टोटल 6 कार्बन ही हो रहा है, तो ये GISO नहीं करेगा, है ना। अब आते हैं कि कौन सो करेगा। कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो मैंने क्या ले लिया, ये तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन हो गए। मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 8 होने चाहिए। और अब मिनिमम 8 कार्बन है, टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो बोलेंगे, डबल बॉन्ड लगा है तो इन बोलेंगे, तो साइक्लोएल्कीन कहलाएगा। साइक्लोएल्कीन विद मिनिमम 8 कार्बन सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये शो करेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक और, थोड़ा समझने के लिए आपकी इजी पड़ जाएगा। देखिए ये ले लिया एग्जांपल, यहां पर पाई बॉन्ड लगा दिया। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन है, साथ में ये क्या है, साइक्लोएल्कीन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप साइक्लोएल्कीन के केस में चीजें देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्यूमुलेटिव पॉलीइन्स में चलते हैं। तो पॉलीइन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सही है। अब यहां पर हमने बॉन्ड बना दिए। अब यहां A लिखा, यहां B लिखा, यहां A लिखा, यहां B लिखा। पहली बात देखिए, क्यूमुलेटिव पॉलीइन का पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। इन्स मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
तो मेनी डबल बॉन्ड होंगे। अब मेनी डबल बॉन्ड में ये भी हो सकता है कि इवन हो और ये हो सकता है कि ऑड हो। इवन होगा बेटा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ऑड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन सिर्फ पाई बॉन्ड के नंबर इवन और ऑड देख करके ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। जो टर्मिनल कार्बन है, जो एकदम किनारे किनारे वाले कार्बन हैं, उनसे जुड़े दोनों ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, जो कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप आर एटम्स। वही यहां भी फॉलो करना है। तो इसीलिए देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, ए लिखा है, इधर ए इधर बी, तो इधर ए है इधर बी है, और इधर देखो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है जिसमें 3 पाई बॉन्ड, जिसे मैं ये कह सकता हूं कि ऑड पाई बॉन्ड है इसके पास, और फिर ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, और इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, ए और बी सेम नहीं है, इधर भी ए और बी सेम नहीं है, तो ये GI शो करेगा। आगे बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इसमें भी ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे हो जाएगा, ये सेकेंड रिंग हो गई, ये थर्ड रिंग हो गई बेटा, और अब ये हो गया टर्मिनल कार्बन, ये हो गया टर्मिनल कार्बन। तो इनसे जुड़े दोनों ग्रुप A एंड B डिफरेंट होने चाहिए, और इनसे भी जुड़े दोनों ग्रुप A एंड B डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर? लेकिन रिंग कैसी है, देखो 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, और 3 का मतलब कितनी रिंग है, ऑड रिंग है ना। तो अगर ऑड रिंग होगी और टर्मिनल से जुड़े दोनों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी ये हमारा जो स्पाइरो कंपाउंड है। अच्छा, इसे स्पाइरो क्यों बोल रहे हैं बेटा, आपने बाईसाइक्लो स्पाइरो का नाम सुना होगा, जहां पर 2 रिंग फ्यूज होती हैं आकर के। तो देखो यहां पर लग रहा है ये रिंग और ये रिंग इस पोजीशन पे फ्यूज हुई हैं, इस पोजीशन पे फ्यूज हुई हैं, तो इस वजह से इनको हम स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड विद स्पाइरो प्लस स्पाइरो। तो यहां पर भी शर्त क्या बेटा कि टोटल हमारे जो डबल बॉन्ड और रिंग के नंबर आने चाहिए, सम आना चाहिए, वो टोटल ऑड ही आना चाहिए। तो देखो यहां पर रिंग 1 हो गई, ये 1 पाई बॉन्ड हो गया, और ये 1 रिंग हो गई, तो टोटल 3 आ गया, 3 मतलब ऑड आ गया, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन शर्त यह है कि ये जो टर्मिनल है इनसे जुड़े दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन द क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आपने कंप्लीट कर लिया। अब अगला है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड रिंग अपने पास होनी चाहिए, और इससे कोई मतलब नहीं है, मेन अपन ये जाने कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई कंपाउंड है NH सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पहले, ये अगर एक साइकिल है ना, तो क्या इस साइकिल में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हेटेरो कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। ये रिंग किससे बनी है, नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों से मिल करके बनी है ना। तो अगर कोई अपने पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो तो उसमें भी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, पा सकते हैं, खोज सकते हैं। अब देखो, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH लिख दिया, तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड या साइकिल हो गया, तो अपने आप में ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो गया। बस ध्यान रखना है, एक ऐसी साइकिल, एक ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के अलावा और भी दूसरे एटम पाए जा रहे हों, तो वो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का पार्ट बन सकती है और वो भी GI शो कर सकती है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो सबसे मिल करके बने हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये GI शो करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना बताना है ना। पहले वीडियो को पॉज करके जितने भी 10 क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं जब सॉल्व कराऊंगा
तो आप जल्दी जल्दी मैच करा लीजिएगा। स्पीड 1.5x रख सकते हैं, नहीं समझ में आता तो स्लो स्पीड में चल सकते हैं। इट्स ओके। मैं जानबूझ के स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक टफ लगता है। मुझे पता है इस वीडियो के बाद वो 100% इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के टॉपिक पहले से आता होगा, सिर्फ रिवाइज भर करना होगा, तो वो स्पीड अपनी तरफ से बढ़ा करके यूज कर सकते हैं। अब मैं स्पीड फास्ट पढ़ा दूं, आप स्लो तो कर नहीं पाओगे, स्लो पढ़ाऊंगा तो फास्ट जरूर कर लोगे, है ना। तो मैं आपकी सुविधा के हिसाब से इस वीडियो को बना रहा हूं कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी इस क्लास, इस लेक्चर के बाद, आज के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पहला ये कंपाउंड है, साफ साफ दिख रहा है बेटे बेटा कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इससे ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो गया। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है और एक हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूं कि हमारे जो दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट हैं, इनसे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं। और बेटा यही तो है आपका ब्यूट 2ईन। अब सुनो बच्चा, जितनी बार आज तक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि ब्यूट 2ईन उनमें से एक ऑप्शन में जरूर रहता है, और जब भी वो ऑप्शन में है वही आंसर है। तो ब्यूट 2ईन तो इसे डायरेक्टली ध्यान रखो, ताकि देखो टिक करो आगे बढ़ो। मतलब इतना छोटे से चीज को क्या उसमें ज्यादा इतना एग्जैजरेट करके सोचना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये है, चलिए इसमें डबल बॉन्ड में लगा देता हूं, यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, ये कार्बन एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट कहलाएगा, इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम हो गए। ये भी CH3, ये भी CH3, इसलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये नहीं शो करेगा, और ये तो शो करेगा ही करेगा। यहां पर देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब इससे जुड़ा ग्रुप क्या है, CH2 CH3 और एक क्या है, हाइड्रोजन। इससे क्या जुड़ा है, एक CH3 और एक हाइड्रोजन, तो इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हो गया, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट। और इससे क्या हो गया, CH2 CH3 और एक हो गया H, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसकी बात कर लें बेटा, तो देखो यहां पर क्या है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, और हम सब जानते हैं बेटा कि अल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और sp होने की वजह से वो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, और लीनियर होने की वजह से वो कभी भी, मतलब जिस तरह से बाकी सब में वो सिस और ट्रांस बन जा रहा था, वो उस तरह से वो नहीं बन पाएगा, वो एक लाइन में ही रहेगा, इवन वो प्लेन में भी नहीं जा पाएगा। तो वो कभी अल्काइन के अराउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मत देखिएगा, भले ही उसमें डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड तक प्रेजेंट है, लेकिन वो कभी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां से तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, यहां से कोई उम्मीद नहीं है। अब यहां पे आते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखिए ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक है इसके पास हाइड्रोजन। इधर देखिए एक ये जुड़ा हुआ है, एक है हाइड्रोजन। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि हमारे इस वाले कार्बन के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। अब आइए इस पे चलिए, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ लगा है CH3 और एक कार्बन से मतलब एक और क्या लगा है, हाइड्रोजन। इधर देखो एक तरफ ये इतना बड़ा ग्रुप और एक तरफ क्या लगा है, हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन का देखो बहुत यूज हो रहा है बेटा यहाँ पे। तो ये हमारा GI शो करेगा, कहाँ कहाँ करेगा, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इन दोनों के अराउंड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आइए इस पे आ जाते हैं, इस पे देखते हैं। ये अपना कंपाउंड क्या है, ऑक्साइम है ना। ऑक्साइम में अभी आपको बताया था मैंने, देखो H और OH, और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, तो ये शो करेगा GI। चलिए आगे बढ़िए, इधर बताइए, यहां पर देखिए ये कार्बन है और इससे जुड़े हैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन, तो इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप सेम हो गए, इस GI शो नहीं करेगा। यहां पर ये कार्बन है, इससे देखिए दोनों ही CH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए और 20 से कट करेंगे तो ये भी दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल, तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप ये और ये हैं, CH2 CH3 CH2 CH3 दोनों सेम हो गए, इसलिए शो नहीं करेगा GI। इसकी बात करेंगे, देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और एक यहाँ डबल बॉन्ड और लगा लीजिए आप,
हाँ अब सही है, ठीक है, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए। अब देखिए, अब मेन हमें पता है कि देखिए इस डबल बॉन्ड के अराउंड कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, CH2 है। तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड तो लगा है, लेकिन डबल बॉन्ड जुड़े कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम। ये डबल बॉन्ड तो लगा है, लेकिन इससे जुड़े कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा ये मुझे बताओ आप कि ये जो बीच में आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये वाला, तो ये कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन। अब मुझे बताओ ये डबली बॉन्डेड कार्बन जुड़ा ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े कार्बन को देखना है। ऐसे स्ट्रक्चर में कभी कोई कंफ्यूजन हो जाएगी, कहाँ देखें कहाँ ना देखें, एकदम ध्यान से समझो। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये ग्रुप आपस में सेम हो डिफरेंट से फर्क नहीं पड़ता। हर एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब यहां पर देखो ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, इधर CH2 CH3 है, तो ये GI शो करेगा, ठीक है। यहां ये बताइए, देखिए यहां पर तो नहीं शो करेगा, यहां तो नहीं शो करेगा। यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है यहां। अब इससे एक क्या लगा है, CH3, और एक क्या लगा है, हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन से बताइए क्या क्या जुड़ा है, एक तो ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है, और दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, तो ये GI शो करेगा। ऑल डन, समझ में आ गई बात बेटा, यहां तक अच्छा लगा। चलिए कुछ ये हमारे पास और क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इनको। अब यहां पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना। इस कार्बन से ये एक ग्रुप लगा है, और इसको ऐसे हम अगर बीच से ऐसे कट कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम हो गए, और ये ग्रुप दोनों सेम हो गए, तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। और ये वाला आप इजीली कर सकते हैं, देखो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया, है ना। अब आप आसानी से बता सकते हैं, ये शायद एक सेकेंड, हाँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपने ऐसा कर लिया। आप मुझे बताइए इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, इससे भी एक जुड़ा है हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसे बीच से कट करूं तो ये पार्ट अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ये पार्ट अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो ये GI शो करेगा। ये वाला एग्जांपल अभी पीछे हो गया था कि ये देखो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जुड़ा है, दोनों डिफरेंट हो गए, और अगर बीच से कट करूं तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो GI शो करेगा। इसमें भी पीछे ये भी हो गया था, अगर बीच से ऐसे कट कर दूं तो ये वाला तो कट ही गया, ये पार्ट सेम हो गया, ये भले डिफरेंट है लेकिन दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइक्लोएल्कीन है, और जहाँ भी आपको साइक्लोएल्कीन दिख जाएगा उसके पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, तब कोई साइक्लोएल्कीन GI शो करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इसके पास 10 कार्बन है, इसलिए GI शो करेगा। इधर आ जाए बेटा, देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, लेकिन इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम हो गए, तो इसके अराउंड तो कोई भी हमें GI नहीं मिलेगा। तो ऐसे हताश नहीं होके बैठ जाना है, आगे सोचना है कि यार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि अल्कीन के अराउंड तो नहीं मिल पाया, चलो आगे कोई संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी है। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर एक साइक्लोपेंटेन बना हुआ है, क्या कहते हो, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लोपेंटेन है ना। साइक्लोपेंटेन में इस कार्बन के पास एक मिथाइल है तो दूसरा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक मिथाइल है तो दूसरा हाइड्रोजन है, तो साइक्लोपेंटेन के पास दो कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं, इस वजह से ये GI शो करेगा। तो इसके वजह से कर रहा है और इसकी वजह से नहीं कर रहा है, ध्यान रहे, लेकिन ओवरऑल ये कंपाउंड GI शो कर रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगेन यहां पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहां देखना है तो डबल बॉन्ड से ऐसे सीधा सीधा कट कर दो, तो मिथाइल तो दो इक्वल पार्ट में कट गया, इधर बचा CH2 इधर बचा CH2 दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, और इस वजह से ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखिए ये है क्या, बीच में स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रही है, ये दिख रही है साइक्लोएल्केन। क्या कंडीशन सिखाई थी बेटा, साइक्लोएल्केन के पास दो कम से कम ऐसे कार्बन हो जिनके पास दो डिफरेंट ग्रुप हों। तो इस कार्बन के पास देखो एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है,
हमेशा बेटा ये जो छोटकू सा हाइड्रोजन है अपना ना, यही आपका खेल बिगाड़ेगा अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सोचा देखा तो। बस इस नन्हे मुन्ने प्राणी से बच के रहना है, इसके बारे में सचेत रहना है, ठीक है। ये कार्बन है, इससे एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो साइक्लोएल्केन के पास 2 कार्बन ऐसे मिले जिनके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से ये जीआईसो करेगा। सही है। अगले स्ट्रक्चर में चलते हैं। यहां पर देखो ये कार्बन है, यहां आप देखेंगे तो दोनों मिथाइल मिथाइल, तो इसके अराउंड तो कोई जीआईसो नहीं करेगा। आइए इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अराउंड बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम पाएंगे कि इस कार्बन से एक CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, सही है। और इस कार्बन से एक तो इतना बड़ा ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन, तो ये इसके अराउंड जीआईसो करेगा। अब आपको ये नहीं बोलना है कि इस कंपाउंड में सो करेगा सो नहीं करेगा, ऐसे कंफ्यूजन वाले एग्जांपल आंसर नहीं देने। आपको बोलना है कि इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अराउंड जीआई नहीं सो करेगा, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अराउंड जीआई सो करेगा, लेकिन ओवरऑल ये कंपाउंड जीआई सो करेगा। एकदम फाइनल कंफर्म सही आंसर देना है। क्लियर। तो इस तरह से अपने टोटल 19 एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए। आइए कुछ और है अपने पास एग्जांपल। अब आपको बोलना है कि देखो भाई ये क्या है, ये एलीन है, और एलीन में पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, यानी कि इवन पाई बॉन्ड है। तो ये, और वैसे भी इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप सेम हैं और टर्मिनल कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप सेम हैं, तो ये जीआईसो नहीं करेगा। इसकी बात कर लें 1 2 3, तो यहां पर ऑड पाई बॉन्ड है और टर्मिनल कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट। टर्मिनल कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, तो ये जीआईसो करेगा। आइए इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है बेटा, इससे देखिए क्या जुड़ा है, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड कार्बन। अब आप मुझे बताइए यहां पर कि यहां पर जो अपने पास कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, एक यहां पर लगाना पड़ेगा 1 2 3 4, हाँ ठीक है। देखो एक इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, ये वाला है ना, और एक जुड़ा है ये पूरा बड़ा सा ग्रुप। क्लियर। और इसी तरह देखो डबल बॉन्ड कार्बन ये हुआ, एक जुड़ा है हाइड्रोजन, एक ये वाला ग्रुप। तो ऐसा हम पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इस वजह से ये जीआईसो करने वाला सिस्टम बनेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। आइए यहां पे बात कर लेते हैं। यहां पर मैं 2 पाई बॉन्ड लगातार देख पा रहा हूं, इसे मैं क्यूमुलेटिव पॉलीइन के नाम से जानूंगा, लेकिन चूंकि दोनों पाई बॉन्ड बगल बगल बने हैं लेकिन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इवन होने की वजह से यहां से कोई जीआई की उम्मीद मत रखिएगा, केवल यहां से रखिएगा। ओवरऑल ये कंपाउंड जीआईसो करेगा। फिर आप बोलोगे जो करेगा नहीं करेगा, 2 अलग अलग जगह आप बता रहे हो, इसका यूज क्या है? आगे चल करके जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे तब वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। यहां पर ये अपने पास एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ये स्पाइरो हो गया, 2 रिंग है, लेकिन इवन रिंग होने की वजह से ये कंपाउंड जीआईसो नहीं करेगा। यहां की बात करेंगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं, और इसको अगर मैं 20 से कट कर दूं तो ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, तो इस तरह से ये जीआईसो करेगा। आगे बात समझ में? तो बहुत अच्छे तरीके से आपने 25 एग्जाम्पल कर लिए। अब नहीं लगता मुझे कहीं पर आपको कोई समस्या होने वाली है। समझ में आ गई बात बेटा यहां तक? चलो, तो ये वीडियो अभी यहां तक रखते हैं।